इसमें क्या मैटर दिया गया है यही आपके उत्तर का मतलब है। आप कितना बाहरी ज्ञान रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना ज्ञान लगाएंगे तो उत्तर गलत कर जाएंगे। मान लीजिए कि पॉलिटिकल राजनीतिक समस्या का कोई अनुच्छेद आया है, कोई पैराग्राफ आ गया, अब आप पॉलिटिकल से पूरे अनुच्छेद पढ़े हैं, सारा कुछ पढ़े हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाएगा वो जाहिर सी बात है इसी अनसीन से ही लिया जाएगा। इसी से जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया होगा उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रश्न बनेगा। अब उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने सोचा कि ये चीज़ तो यहाँ पर ऐसा होता है, राष्ट्रपति का ये है, योग्यता ये है, उसका कार्यकाल ये होता है, संसद का ये होता है, कार्यपालिका न्यायपालिका ये है, नीति निर्देशक तक तो ये कहता है, मौलिक अधिकार ये कहता है, सब कुछ आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन आप उसका उपयोग यहाँ नहीं। हाँ, या तो कोई कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मतलब फैक्ट प्रश्न हो कि अनुच्छेद ये कहता है और इसमें ये लिखा गया वही पूछा गया है, तो अलग की बात। अन्यथा जो अनसीन में लिखा गया है आप उसी का जवाब उसी में ढूंढेंगे। तब मान के चलिए कि 95, 99, 90% उम्मीद है कि वो प्रश्न आप सही कर ले जाएंगे यदि आप अनसीन के अकॉर्डिंग चलेंगे। मतलब पहला रूल यही कहता है कि प्रश्न के उत्तर केवल और केवल अभी तो एक पैराग्राफ हल करके बताया जाएगा अभ्यास के द्वारा थोड़ा सा। प्रश्न यहाँ पर कोई भी आया है, प्रश्न नंबर 1 कुछ भी लिखा गया है, इसके ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। अनसीन पैसेज का कोई प्रश्न यहाँ पर पूछ दिया गया है। अब आपको पता है कि इसके लिए और भी कारक हैं, ये आपको जानकारी है। मान लीजिए पूछ लिया गया पर्यावरण प्रदूषण में उत्तरदायी निम्न कारणों में से हैं। अनसीन कहता है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि वायु प्रदूषण से, धूल से, मिट्टी से वायु दूषित हो रहा है, जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण माना जा सकता है। और यहां पर लिख दिया कि प्रदूषण के मुख्य कारक तत्व निम्न में से हैं। अब वहां पर दे दिया गया विकल्प में मृदा प्रदूषण, उद्योग, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, या यहां पर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी देखा जाए तो लग रहा है कि वायु प्रदूषण के लिए एक ही कारक थोड़ी जिम्मेदार होता है, सारे कारक जिम्मेदार हैं प्रदूषण के लिए। लेकिन अब आप क्या अपनी धारणा के अनुसार उसका जवाब देंगे? वायु प्रदूषण या प्रदूषण का कारकों में से निम्न में से उत्तरदायी है, और अनुच्छेद में पहले लिखा हुआ है कि मिट्टी, धूल, धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक में से एक है। पहले लिखा गया है, पूछ लिया गया। अब पूछने का मतलब 4 ऑप्शन भी दे दिया गया। अब यहाँ पर लिखा है मृदा प्रदूषण है, उद्योग धंधे भी हैं, और वायु प्रदूषण है या धूल, मिट्टी, धुआं है, और उसके बाद उपयुक्त सभी है। तो इसका जवाब आप अपने हिसाब से देंगे। और अपने हिसाब से कैसे देंगे? इसका जवाब आप उपयुक्त सभी नहीं देंगे। इसका जवाब वही देंगे जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक पहली लाइन में लिखा हुआ है। बाकी आप अगर उपयुक्त सभी लिखेंगे, इसका मतलब आपने अपने ज्ञान का प्रयोग किया कि आपको ये पता है, आपने पर्यावरण का अध्ययन किया है, पूरी तरह से पढ़ा है, सब कुछ पता है, कौन कौन से जिम्मेदार हैं, लेकिन आप उसका जवाब अगर उस आधार पर देंगे तो इस अनसीन के हिसाब से प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर केवल वही होगा जो अनसीन कह रहा है।
इसीलिए हम कह रहे हैं केवल और केवल बात समझ में आ रही ना। अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन यही कहता है कि जो अनुच्छेद में मैं बता रहा हूँ ना, मैं एक डेटा दे रहा हूँ आपको, उस डेटा से आपको निकालना है उत्तर, न कि आप अपने हिसाब से क्या पढ़ करके आए क्या नहीं पढ़ करके आए हो, उसके लिए उपयुक्त तो सभी विकल्प मार दें। तो अनसीन को रीड करना है, रीड करने के बाद इस प्रश्न को देखना है और जो प्रश्न इसमें दिया गया है उस प्रश्न के हिसाब से उसके उत्तर का चयन उसी अनसीन से देना है, बल्कि उसको पढ़ते वक्त प्रश्न को देख करके उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि ये पता लगे कि ये प्रश्न से संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। हाँ, कोई फैक्ट चीज हो तो अलग की बात है कि भारत स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई से चालू हुआ, 1857 से प्रारंभ हुआ, मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उसके बाद गांधी युग आया, गोखले, तिलक, भगत सिंह सारे स्वतंत्रता सेनानी ने भारत के आंदोलन में, भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका रही। अब पूछ लिया कि भारत कब स्वतंत्र हुआ, तो जाहिर सी बात है उसमें वो उल्लेख होगा कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, वो उसमें दिया गया है। उसके लिए वो फैक्ट चीज है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां पर ऐसे प्रश्न होंगे जहां पर कि लगता है कि सारे सही हैं, तो आप वहां पर उसको कहते हैं पूर्ण धारणात्मक प्रश्न, जो फैक्ट दिया गया है, जैसे कि ये चीज है 1847 में, अब उसमें कुछ जगह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, तो जाहिर सी बात मंगल पांडे उसमें दिया गया है अनुच्छेद में, और वैसे भी आप जान रहे हैं मंगल पांडे हैं। लेकिन अगर जान रहे हो मंगल पांडे नहीं दिया गया तो मंगल पांडे यहाँ नहीं देना है, वहां जो दिया गया उसी के अकॉर्डिंग देना। तो पहला हिसाब ये है, पहला नियम ये है, कहता है कि आप जो भी प्रश्न का उत्तर देंगे वो अनसीन के हिसाब से देंगे। अनुच्छेद को आप 2 बार 3 बार पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, और पढ़ने के बाद वहाँ स्पीड आप लो कीजिए थोड़ा। कुछ लोग होते हैं जैसे धड़ाधड़, जिससे उनके पास टाइम कम होता है, तो टाइम कम होने का मतलब अंतिम गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। अब तो यूपीएससी में अनसीन के ज़्यादा प्रश्न आने लगे, 30-30, 35-35 प्रश्न आते हैं, और वो भी पहले तो अनसीन पैसेज के 5-5 प्रश्न बनते थे, अब केवल 1 या 2 बनेंगे, और देगा इतना बड़ा पैराग्राफ, पढ़ो और उसके उत्तर ऐसे दे देंगे कि उपयुक्त में से 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं या कभी। अब ये प्रश्न थोड़ा सा लगेगा तो उसको लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले प्रश्न पढ़ना होगा। जहां पर अनसीन से संबंधित प्रश्न 1 या 2 की संख्या हो वहां पर पहले प्रश्न पढ़ना चाहिए, लेकिन जहां पर 4-5 प्रश्न आए वहां पर पहले अनसीन को रीड करना चाहिए, ताकि आपको प्रश्न याद ही नहीं रहेगा। 5-5 प्रश्न के कॉन्सेप्ट एक साथ आप कैसे ले सकते हो, तो वहां पर अनसीन को रीड करना चाहिए, और कम से कम 2 बार, और गति धीमी करके। अगर आप स्पीड में पढ़ेंगे तो आप उस धारणा को मन में नहीं रख पाएंगे, फिर उलझेंगे और जाकर के फिर वही देखेंगे, प्रश्न यहाँ देखें फिर वहां समझ में नहीं आया। अगर आपने आराम से पढ़ा है तो चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ इस प्रश्न को वहां पर रीड किया गया है, वहां पर हमने इसको पढ़ा है, और तुरंत आप अंडरलाइन कर लेंगे। तो पहली चीज ये है कि प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल अनसीन के अकॉर्डिंग ही आप देंगे। दूसरी चीज है कि आप ये मेथड अनसीन के लिए तो लागू ही करेंगे, अन्य प्रश्नों के लिए या तो आपको एकदम डिक्लियर हो एकदम कि कोई गलती इसमें नहीं है, फिर आप अलग की बात है कि आपने देखा, प्रश्न देखा, ऑप्शन देखा, तुरंत टिक लगा दो। लेकिन जनरली ऐसा करना चाहिए कि आप पहले डिलीट करना सीख जाइए, अर्थात कौन सा गलत है ये जान जाइए। इसको कहते हैं डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति कहता है कि हम विशेष से सामान्य की ओर चलेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, मान लीजिए 4 ऑप्शन में आप सही, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और 4 विकल्प पढ़ा, तुरंत आपने लगा दिया कि सी सही है, ये ठीक नहीं है। या तो आप इतने कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ सी ही सही होगा, तो आपकी बात सही है। अन्यथा अगर उसमें कंफ्यूजन हुआ कि हमको तो नहीं पता सही वाला, तब आप गलत करना सीख जाइए, मतलब गलत काटना इसमें से सीख जाइए कि कौन सा पहले गलत कर दो। आपको सही नहीं पता है लेकिन कम से कम गलत करना जानिए कि कम से कम ये हो कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा,
ये नहीं होगा, इतना जानिए। निगुणात्मक का पद्धति कहता है कि हम प्रश्नों के उत्तर अगर आपको सही पता है तो आप डायरेक्ट आप उसी ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे जहां पर वो सही है। अन्यथा की स्थिति में ये होता है, अंतिम पैसेज में इतना फैक्ट तो नहीं आता कि डायरेक्ट ऑप्शन आपने देखा, कोई पूर्ण धारणात्मक प्रश्न हो तो अलग की बात है कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो 1947 में दिया गया है और विकल्प में भी 1947 है, तो जाहिर सी बात आप उसको लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ पर ये हो कि कुछ कन्फर्म नहीं है, उसमें पढ़ना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, लाइन टू लाइन देखना पड़ेगा, तब वहाँ पर क्या होगा कि आप पहले गलत ऑप्शन का चयन करना जान जाइए कि ये उत्तर तो नहीं होगा। सही हमको नहीं पता, वो अलग की बात है, सही नहीं पता है, लेकिन गलत की जानकारी आप कर लीजिए कि ये ऑप्शन ए तो नहीं होगा। तो ए नहीं होगा तो आपके पास 3 विकल्प रह गए, 3 विकल्प में से ही आपको चयन करना है। अब तीनों विकल्प में से फिर आप कहेंगे कि ये भी नहीं हो सकता, सही आपको नहीं पता, अभी आपको सही जाना ही नहीं, केवल ये देखना है गलत क्या है। और जब आप जान गए कि ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई उत्तर होगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये दोनों सही नहीं है, इन दोनों से सही होने के चांसेस आपके 50-50 है। आपको सही उत्तर नहीं पता, इसलिए सही पता होगा तब तो आप डायरेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन अगर सही नहीं पता है, गलत का चयन आपने कर लिया, मतलब गलत जान लिया कि ये ऑप्शन दोनों गलत हैं, तो आपके सही होने के चांसेस 50% हो गए। अब आपने फिर देखा कि नहीं इन दोनों में से, फिर आपने उसको देखा अंतिम पैसेज क्या कहता है, उसके हिसाब से भी अगर आपने ये विकल्प कर लिया कि ये इसका भी उल्लेख कहीं ऐसा नहीं मिलता, तो इसको भी आपने डिलीट कर दिया। यद्यपि ये सही नहीं है, लेकिन ये तीनों गलत हैं, तो जाहिर सी बात यही सही होगा। यद्यपि आपको पता नहीं है, आपको ये पता न होने के बाद भी यही विकल्प सही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नहीं है, आपने ये डिसाइड किया, लेकिन तब तक डिसाइड करें, जब तक सही का चयन तब तक न करें जब तक ये क्लियर न हो जाए कि ये तीनों विकल्प गलत है। नहीं तो फिर ये इस मेथड का कोई मतलब नहीं है कि आपने सही को भी गलत पहले काट लिया, यहाँ पर ये सही था लेकिन आपने पहले इसको ऐसे कर दिया, फिर तो गड़बड़ हो जाए। अनसीन पैसेज का मतलब है कि 2 बार 3 बार पढ़ो, और पढ़ने के बाद अगर उसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है तो ये देखो कि इसका उल्लेख तो इसमें नहीं मिलता। पूछा गया है एक राजा था, उनकी 3 रानियां थे, उनके 4 लड़के थे, और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि राजा के कितने लड़के थे, यहाँ पर ऑप्शन 5 है, तो 5 तो इसमें है ही नहीं कहीं पर, तो 5 तो नहीं है, 5 को तो आपने काटना है ना उसको। तो उस हिसाब से आप देखें कि अनसीन पैसेज कह क्या रहा है, और उसका उल्लेख इसमें नहीं है, और इसमें 5 दिया गया, वहां पर 5 का कहीं पर जिक्र नहीं है, केवल 4 का है, तो 5 वाले को तो आप काट ही देंगे, तो जाहिर सी बात जो बचेगा उसके बारे में फिर विचार करेंगे। तो कहने का मतलब निगमनात्मक पद्धति ये कहता है कि आप सही न जानते हो, लेकिन कम से कम गलत करने का तरीका आपके पास हो कि ये वाला तो नहीं हो सकता। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं, कभी कभी आते हैं कि आदमी पढ़ा नहीं होता, लेकिन कुछ और साइड में पढ़ा होता है, कुछ और चीजें पढ़ी होती है, कोई और किताब कहानी पढ़ी होती है। मान लीजिए कि हमको जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम नहीं पता है, हमने कभी नहीं पढ़ा कि जयशंकर प्रसाद ने ये लिखा है, लेकिन और लोगों को हमने पढ़ा और पूछ लिया जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है, तो जयशंकर का तो हमको नहीं पता कौन सा है, नाम भी नहीं सुना कभी, लेकिन ये जानते हैं कि प्रेमचंद का ये है, यशपाल का ये है, भगवती चरण वर्मा का ये है। इनमें से कोई जयशंकर प्रसाद का नहीं है, क्योंकि ये तो इनका है।
तो उसको काट देंगे तो जो विकल्प होगा वो जाहिर सी बात जयशंकर प्रसाद का ही होगा। तो न जानने के बाद गलत जान जाए कि ये विकल्प प्रश्न ऑप्शन गलत है तो भी आपका काम इसमें चलेगा। तो अनसीन के लिए एक दूसरा नियम यही है कि आप किसी भी प्रश्न को निगमनात्मक पद्धति के हिसाब से देखना प्रारंभ करें तो इसके भी चांसेस सही होने के 90% के ऊपर रहता है। फैक्ट प्रश्न की बात अलग कर रहा हूँ, जैसे कोई सीधा पूछा गया है तो सीधा उसका जवाब यहाँ पर है तो अलग बात है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट को लेकर के किया गया है तो उसमें आप यही पद्धति अपनाएं कि सही करने के बजाय कौन से ऑप्शन गलत है इसका चयन आप करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आप सही पर पहुंच जाएंगे। तीसरी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अनसीन को पढ़ते समय मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आप स्पीड को एकदम कम करेंगे, आप दौड़ करके नहीं पढ़ेंगे। आपके पास समय कम है और आप दौड़ करके पढ़े तो ये मान के चलिए उसके चांसेस भी बहुत कम मात्रा में होंगे कि वो सही हो जाए, क्योंकि आपने ठीक से उसको पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, प्रश्न में आप गए और ऐसे ही तुक्का लगा दिए, वो अलग की बात है सही हो जाए। बाकी ऐसा बहुत कम होता है कि सही हो जाए। इसीलिए अनसीन को पढ़, अच्छा अब तो मैं बता रहा हूँ कि अनसीन को ज़्यादा आने लगे, जीएस वाले पेपर में भी ज़्यादा आने लगे और ज़्यादा आने के नाते इतना टाइम स्टूडेंट के पास कम होता है कि आप उतना अगर रीड करें, कायदे से पढ़े तो शायद सारे प्रश्न ही छूट जाए, कुछ ही कर पाएगा बाकी चला आएगा। और वो भी नेगेटिव मार्किंग ऑर्डर रहता है। नेगेटिव मार्किंग में तो और गड़बड़ी रहती है कि पता लगा अनसीन के ही 5 प्रश्न आए थे और 5 के 5 गलत करके हम चले गए, जबकि सही हो सकते थे, क्योंकि टाइम के अभाव के नाते आप थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन इस अनसीन के बारे में इतना ध्यान रखें कि अपनी गति को थोड़ा सा धीमा करके उसको पढ़ने का प्रयास करें। 2 बार पढ़ेंगे आपके समझ में आ जाएगा कि यह मैटर कहना क्या चाहता है, यह किस विषय पर है, इसका संदेश क्या है, इसका निहितार्थ क्या है, इसका शीर्षक क्या बनेगा, यह समझ में आ जाता है। कुछ और कॉन्सेप्ट हैं प्रश्नों में क्या पूछा गया है उसी के आधार पर प्रश्न में क्या पूछा गया है उत्तर आपको उसी हिसाब से देखना है। कैसा प्रश्न है, कैसा प्रश्न का मतलब ये संदेश जानना चाहता है, इसका शीर्षक पूछ रहा है, इसका निहितार्थ पूछ रहा है, इसके परिणाम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उत्तर भी आपको देखना होगा उस अनसीन के हिसाब से। पूछा है शीर्षक, आप लिख रहे हैं संदेश, तब गड़बड़ हो जाएगा। पूछा है संदेश, आपने लिख दिया परिणाम, तो परिणाम क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन में रहेंगे और 4 ऑप्शन में रहने का मतलब ये हो गया कि आप जिस हिसाब से प्रश्न है उसी के आधार पर ये मान के चले कि उत्तर भी उसी के अकॉर्डिंग देना है, अर्थात उसके प्रश्न का उद्देश्य पता लग जाएगा कि प्रश्न में ये पूछना क्या चाहते हैं। अनसीन में वो मैटर दिए हैं और प्रश्न भी उसी संबंधित पूछे हैं, तो उत्तर भी आपका उसी से संबंधित होगा। उल जलूल अगर आपने जैसे समझा कि परिणाम, संदेश, निहितार्थ, उपागम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े अलग हैं और मतलब लगभग वही होता है। जैसे मैंने बताया कि कोई छात्र दंडता करता है तो आप क्या करेंगे, दंडित करेंगे, नाम काट देंगे, फेल कर देंगे, घर वाले को सूचना दे देंगे। अब ये है तो सारी चीज़ सही है, अनुपालन के लिए सारा कुछ कर सकते हैं आप, बात तो सही है, लेकिन सारा आप नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट में क्या करता है, अनसीन क्या करता है, उसके हिसाब से देखेंगे और उसमें यह उल्लेख होगा कि हम पहले अभिभावक को सूचित करें।
तो अभिभावक को सूचित वाला ही आप देख रहे हैं, बाकी दंडित करना, नाम काटना तो बाद में बात। अनुशासनात्मक कार्रवाई में वो फैक्ट में नहीं आता। अब आपने कहीं और पढ़ा है, नीति शास्त्र में पढ़ा है, शिक्षा शास्त्र में पढ़ा है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ये रास्ते अपनाए जा सकते हैं, पुरस्कार का भी वो रास्ता है, दंड का भी वो रास्ता है, सारे रास्ते हैं। लेकिन दंड का प्रयोग कहाँ होगा, पुरस्कार का प्रयोग कहाँ होगा, उसके हिसाब से आपको उसका उत्तर देखना होगा। देखिए, 2-3 शब्द अंशहीन में ज्यादा आते हैं, संदेश, सारांश, निहितार्थ। इन तीनों का मतलब आप जान जाएं। संदेश, निहितार्थ और सारांश। कभी कभी पूछेगा कि उपयुक्त गद्यांश का सारांश क्या, उपयुक्त गद्यांश का संदेश अर्थात कवि कहना क्या चाहता है, या लेखक जो भी होगा, जिसने भी लिखा होगा, लेखक उपयुक्त अनुच्छेद में कहना क्या चाहता है। अब इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, लेखक का उद्देश्य क्या है, पूरे अनुच्छेद में, पूरे पैराग्राफ में लेखक के इस अनुच्छेद लिखने का तात्पर्य अर्थात उद्देश्य क्या है, ये चीज होता है कि यही वो बताना भी चाहता है। जो उसका उद्देश्य होगा वही वो बताना चाहता है, अर्थात संदेश वही होगा जो लेखक का उद्देश्य होगा। लेखक का जो भी उद्देश्य होगा वही उस अनुच्छेद का संदेश ही होगा। बात समझ में? संदेश जो भी होगा, कहने का मतलब संदेश मतलब लेखक का उद्देश्य। लेखक ने इस पूरे पैराग्राफ में क्या उद्देश्य से इस पैराग्राफ को लिखा है, वही संदेश होगा जो लेखक का उद्देश्य होगा। कोई भी बेरोजगारी को लेकर के कोई अनुच्छेद बन गया, प्रदूषण को लेकर के कोई निबंध लिखा किसी ने, संपादकीय तो आपको आते रहते हैं, संपादकीय रहते हैं, पेपरों में रहते हैं, प्रतियोगिता दर्पण में भी संपादकीय पीछे रहता है, बहुत ज़्यादा निबंधात्मक होते हैं। वो सब लिखने का क्या उद्देश्य होता है? वो सामान्य से, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे पर्यावरण से संबंधित, भौगोलिक हो, ऐतिहासिक हो, जो भी हो, किसी मुद्दे पर लेखक कुछ न कुछ चाहता है कि इस मैटर के बारे में हम लिखें। तो लिखने का क्या उद्देश्य है? यही चीज़ जनता के पास भी, पाठक के पास भी वो चीज़ पहुँचे, अर्थात संदेश ये बताना चाहता है कि ये मुद्दा है, ये समस्या है, ये महामारी है, ये बेरोजगारी है, ये पर्यावरण में मामला है, ये पॉलिटिकली है, ये राजनीतिक है, जो भी कुछ है उसका मतलब यही है कि संदेश का मतलब लेखक का उद्देश्य। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, अगर पूछा गया है कि उपयुक्त में क्या संदेश देना चाहता है लेखक, तो इसका मतलब लेखक कहना क्या चाहता है, और लेखक जो कहना चाहेगा वही उसका संदेश होगा। अब संदेश के बाद दूसरा होता है सारांश। जनरली सारांश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? जैसे सार का अंश, सार माने कहानी, सारांश माने कहानी का छोटा कोई अंश। भाई मान लीजिए कि ये पूरा एक पन्ने का एक कोई कहानी है और कहानी का सारांश बताइए, तो इसका मतलब क्या हो गया? पूरी कहानी का क्या होगा? नहीं, इसके बारे में बात कर रहा है, ये चीज तो संदेश के माध्यम से आएगा। जो बताना चाहता है सारांश, जैसे पूरे अनुच्छेद का सारांश बताइए, या सारांश निचोड़, सार अंश, कहानी का अंश भाग, लेकिन वह पूरे कहानी का, पूरे अनुच्छेद का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा नहीं पहली वाली लाइन ही जो बोला वही संदेश है, वही सारांश है। सारांश में पूरे अनुच्छेद का ऐसी थीम आनी चाहिए, जैसे इसको कहते हैं, जैसे गागर में सागर जानते हैं, तो गागर में सागर का मतलब होता है कि पूरा घड़ा है, पूरे सागर को जो है घड़े में सागर आ जाए, तो घड़े में जितना पानी है सब सागर आ गया, बस होल को छोटे में रख दिया।
पूरे सागर को क्या कर दिया, छोटे में रख दिया। बिहारी लाल के दोहे इसमें ज़्यादा प्रसिद्ध हैं कि बड़ी बड़ी बातों को क्या करते हैं, वे दो लाइनें के दोहे में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं। पता लगा क्या गंभीर भाव दिया है, इतना बड़ा लिखने में तो 2-4 चौपाई लिखना चाहिए, लेकिन बिहारी के दोहे इसमें नावल नहीं पकड़ता है। तो यहाँ पर सारांश का मतलब क्या होता है कि पूरे अनुच्छेद का एक अंश भाग जो पूरे अनुच्छेद का प्रतिनिधित्व कर सके, पूरी बात को उसी को पढ़ने से समझ में आ जाए कि हाँ इसमें ये मैटर मूल रूप से पूरे बात का संक्षिप्त निचोड़ समझिए। देखा जाए कि निचोड़ है, पूरे जितना बड़ा पैराग्राफ था तो आप 2 लाइन में ही इसका निचोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, इतने में आ जाएगा सारा। मतलब पूरे अनुच्छेद का निचोड़ भाग सारांश के अंदर आएगा। अब तीसरी चीज एक आता है निहितार्थ, मतलब लेखक का इसमें निहितार्थ क्या है, पूरे पैराग्राफ में लेखक का निहितार्थ क्या है। निहितार्थ माने जान रहे हैं, निहितार्थ क्या होता है, बताओ यार तुमको, जैसे बताओ ना, तो जो भी गलत नहीं कुछ हाँ निहित, जो निहित रहता है, जो अर्थात जो इसमें निहित है, इसमें तो निहित है, वो निहितार्थ जानना चाहता है वो, मतलब जो इसमें निहित है उसका मतलब क्या है। निहितार्थ, निहित अर्थ, निहितार्थ दीर्घ संधि हो जाएगा, निहित धन अर्थ बराबर निहितार्थ। अब निहित और अर्थ मतलब जो इसमें निहित है उसका अर्थ क्या है। कहने का मतलब पूरे गद्यांश का पूरे गद्यांश का, अब पूरे गद्यांश का अर्थ ऐसा नहीं कि आप भावार्थ लिखना चालू कर देंगे, पूरा अगर पैराग्राफ है तो पूरे पैराग्राफ का ले लिया और उसका क्या अर्थ है उसी को यहाँ पर निहितार्थ कहा जाएगा। मतलब पूरे गद्यांश का, पूरे गद्यांश में निहित क्या अर्थ है, मूल चीज। सारांश, सारांश जो है एक प्रकार से मैंने बताया जैसे गागर में सागर, पूरी कहानी का एक मूल भाग, जिसको जैसे कहा जाए कि बहुत महामारी से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित कोई समस्या आया या प्रदूषण संबंधित आया, इसमें तमाम कारक होंगे जिम्मेदार, लेकिन मूलतः क्या लिखा जाएगा, बेरोजगारी की समस्या। अब उसके तमाम कारक होंगे, उन कारकों को लेकर के पूरी कहानी में बहुत लंबा समस्या दिया होगा, उसका निदान दिया होगा, सारा चीज दिया होगा, लेकिन आप क्या लिखेंगे, मूलतः सारांश क्या कहना चाहता है, इसमें लेखक ने बेरोजगारी की समस्या को उठाया है, या प्रदूषण की समस्या को उठाया है, या महामारी की समस्या को उठाया है, भौगोलिक समस्या को उठाया है। मतलब जो भी वहां पर होगा उसी हिसाब, अब एक आध दो अनुच्छेद के हिसाब से इसको हल कर देते हैं, जितना चीज बताया गया उसके हिसाब से 2-4 अनुच्छेद को हल करके देखते हैं इन प्रश्नों के जवाब किस हिसाब से सही होते हैं। अभी एक हमारे पास एक पेपर आया है, उसको देखते हैं इसमें 100 साल की दिया गया है। ये कुछ नियम आप फॉलो करेंगे अंतिम पैसेज को हल करते समय। अब इसमें इंग्लिश मीडियम का अलग होता है, हिंदी मीडियम का अलग होता है। जिनको हिंदी आती है वो हिंदी का करेंगे, जिनको अंग्रेजी की आती है वो अंग्रेजी का करेंगे। लेकिन सुझाव के लिए मान लीजिए कोई शब्द ऐसा आया जिसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आए तो अंग्रेजी का हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अंग्रेजी को न करें सीधा आप चले जाए हिंदी में, या हिंदी को न करके अंग्रेजी चले जाए। जो जिसका मीडियम है उसी हिसाब से आप अंतिम पैसेज हल करें। सहायतार्थ ले सकते हैं, उसका मीनिंग का कोई मतलब समझना हो, कभी कभी अपवाद होता है तो अंग्रेजी वाला वर्जन ही सही माना जाता है। अगर हिंदी में कोई विवादास्पद चीज है तो उसका अंग्रेजी में क्या लिखा गया है उसी को सही माना जाता है, चाहे वो अंतिम हो चाहे कोई प्रश्न हो। तो अंग्रेजी वर्जन जरूर देख लेना चाहिए जहाँ पर क्रिटिकल मामला हो कि ये चीज़ हमारी समझ में तो नहीं आ रहा,
ये एक अनसीन पैसेज है, पेपर आया है। सबको बोल दीजिए। बोल रहे बोलेंगे सबको नहीं, सब लोग लिखोगे क्या? हाँ लिखेंगे बाद में, मैं इसको बोल देता हूँ, बोल करके सुनिए आप, उसके बाद प्रश्न का चर्चा होगा, उसके बाद इनके पास में व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा जितने लोग देना हो। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है। अब इसको देखो, आराम से पढ़ना है, स्पीड नहीं करना है, धीरे पढ़ना है, ताकि हमको लगे कि जो गद्य हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ न कुछ मतलब हम समझ रहे हैं। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब छलने का काम भी कर रहे हैं और मन में ये विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई। ये रहा गद्य खंड, मतलब एक अंतिम पैसे। ये हमको लगता है किसी जनरली कोई पत्रिका में या संपादकीय में कोई लेखक ने लिखा है, वर्तमान समस्या को लेकर के, वर्तमान लोगों के व्यवहार या सामाजिकता को लेकर के ऐसा देखा जा रहा है, इसलिए उन्होंने किसी संपादकीय में लिखा होगा। अब प्रश्न दिया गया है, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है? मुंह में राम बगल में छुरी, इसका मतलब करना कुछ और है, दिखाना कुछ और है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन ये कह रहा है कि यह अर्थ, इन मुहावरे का अर्थ निम्न में से किस वाक्यों को पढ़ने से प्रदर्शित होता है? किन वाक्य में इसका निहितार्थ मतलब मिल रहा है यह मुहावरा? तो कह रहे हैं कि मन में कुछ और मुंह में कुछ और। इस बात से अभी देखो, मैंने बताया कि डिडक्टिव मेथड अपनाइए। डिडक्टिव मेथड का मतलब सही पर तुरंत मत जाइए, पहले ये तो देख लीजिए कि और भी ऑप्शन दिए गए हैं, कम से कम चारों को एक बार पढ़ लेना अनिवार्य है। जल्दीबाजी में कभी कभी गड़बड़ होता है कि आपने पहले ही देखा और पहले ही मार दिया। दूसरा ऑप्शन है, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा विकल्प ये था, हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है और हम इसके बिना रह नहीं सकते। तीसरा विकल्प है। चौथा विकल्प है, छलने की कला का खुलकर उपयोग करते हैं। कह रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस अर्थ का निम्न में से किस वाक्य में, किस ऑप्शन में, किस विकल्प से पता चलता है? अब अनुच्छेद को आपने एक बार पढ़ा था, अनुच्छेद में इस चीज का उल्लेख है, इसमें इसका उल्लेख है। और यह जो है, एक बार आप, अब उस समय क्या होता है कि आपके पास पेपर होता है, पेपर में आप अंडरलाइन कर लेते हैं, तो आपको ये पता लगा कि ये कोड यहाँ पर कोडिंग हो रही है, यहाँ पर इसका ऑप्शन है, दिया गया विकल्प। लेकिन जैसे मान लीजिए कि अगर हल करना है तो हल करते समय क्या करेंगे, मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बात हो गई है, यह चीज अंतिम लाइन में दिया गया है
कि हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति यही है कि मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बात बन गई है, और उसको ऑप्शन में दिया गया है कि मुंह में राम मगर में छुरी का निहितार्थ क्या। तो मुंह में राम मगर में छुरी का मतलब प्रदर्शन करना कुछ और हो और करना कुछ और, दिखावा कुछ और हो, करना कुछ और हो, यही है मुंह में राम मगर में छुरी। और उसका निहितार्थ यहाँ पर दिया गया है कि मुंह में मन में कुछ और होता है और हम लोगों के प्रति व्यवहार कुछ और करते हैं। और बाकी इसमें अब देखिए, मान लीजिए ये तो सही था, अपन ठीक है, लेकिन हम ये देखें गलत भी कर सके ताकि ये लगे कि हमारा जो आंसर था वो एकदम सही है। कैसे? छलने की कला का खुलकर उपयोग होता है। इस ऑप्शन से क्या यह पता लगता है कि मुंह में राम मगर में छुरी, इसका भाव आ रहा है इसमें? छलने की कला कर रहे हैं वो अलग चीज हो गया, लेकिन इसका निहितार्थ ये नहीं निकल रहा है कि हम करते कुछ और, दिखावा कुछ और करते। ऐसा कहाँ आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा है। इसको मतलब आपने डिलीट कर दिया, काट दिया। दूसरा ऑप्शन इसमें है हमारा जीवन पाखंडमय बन गया और हम इसके बिना रह नहीं सकते। इससे भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है कि मुंह में राम मगर में छुरी। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया, एक परिस्थिति बता रही है कि हम लोगों का जीवन इस प्रकार से है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, अभी इस लाइन से ये नहीं पता लग रहा है कि मुंह में राम मगर में छुरी। तो मुंह में राम मगर में छुरी का भी निहितार्थ इसमें नहीं है। अगला ऑप्शन है कि हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसका इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हम जहाँ पर जिस भाषा को चाहिए उस प्रकार से हम उपयोग नहीं करते, लेकिन धोखा नहीं देने का भी यहाँ भाव नहीं आ रहा। हम उस प्रकार की भाषा का प्रयोग वहाँ नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए, ये विकल्प में दिया गया है। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है कि करना कुछ और, दिखाना कुछ और, इसका निहितार्थ भी इसमें नहीं है। इसलिए आप ये तीनों विकल्पों को काटेंगे और विकल्प आपका मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बात आपकी इस मुहावरे के हिसाब से सही प्रतीत होती है। और देखिए, ये फैक्ट पूर्ण धारणात्मक प्रश्न जो होंगे उसके अनसीन का कोई ऐसा नहीं फैक्ट है कि ये चीज़ तो हम अभी मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे, जहांगीर और बलबन का पाठ देखेंगे और लई अहमद की किताब में निकालेंगे, ये मिलेगा, ऐसा चीज़ तो है नहीं। ये तो निबंध है, कहीं से भी आ गया। इसके कुछ निहितार्थ होंगे, कुछ संदेश होंगे, कुछ शीर्षक होंगे, कुछ कहानियां होंगी, उसमें अनुच्छेद का भाव क्या होगा, लेखक कहना क्या चाहता है। लगभग चांसेस सही होने का तरीका ही हम जान सकते हैं कि लगभग हम सही कर लेना। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। शीर्षक पूछा है, टाइटल। अब इस अनुच्छेद का शीर्षक मतलब ये होता है कि इसका मूल चीज क्या है, किसके बारे में इतना प्रपंच कहा गया, किस बात के बारे में इतना लंबा पैराग्राफ बनाया गया, वो आखिर कौन सा मुद्दा है, वो मुद्दे पे आ जाइए सीधा। अब यहाँ पर आप ये देख ही रहे हैं कि हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, हम दिखावा कुछ और करते हैं, करते कुछ और है, हमारे विद्वेष, हमारी भाषा का उपयोग कुछ और होता है, ये सारी चीजें चल रही हैं। अब उसका विकल्प देखें और विकल्प देखने के बाद उसके प्रश्न के हल करने को प्रयास करते हैं। पहला ऑप्शन है दिखावा। तो क्या इसका शीर्षक दिखावा है? इस गद्यांश का टाइटल क्या दिखावा है? दिखावा के बारे में इतनी बात कही गई है, भाई आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? दिखावा कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 दिखावा। तो क्या ये दिखावा के बारे में सारी बात कर रहा है इतना? हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता। देखिए, जो भी शीर्षक होगा कुछ न कुछ तो मिलेगा, कोई 20% होगा, कोई 80%, कोई 50% और कोई 100% होगा, इतना होगा, लेकिन कुछ न कुछ दिखावा भी तो इसमें है। लेकिन उचित नहीं लग रहा है कि दिखावा के बारे में सारी बात हो। लेकिन अभी और ऑप्शन आपने नहीं सुना है, इसलिए आपको लगा चलो ये दिखावा की बात तो इसमें है, इसलिए दिखावा आपके हिसाब से सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक जीवन। तो सार्वजनिक जीवन के बारे में यहाँ कहा गया है, तो जीवन के बारे में ये भी मान लो 10% तो है ही है। जीवन के बारे में, लोक व्यवहार के बारे में, समाज के बारे में तो बात चल ही रही है। हमारा आपसी संबंध लोगों से कैसा है, इसका बात तो चल ही रहा है इसमें, कि हम लोग कैसे जीवन जी रहे हैं समाज में रह करके, परिवार में रह करके। तीसरा ऑप्शन है पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य, और चौथा ऑप्शन है निष्ठा एवं विश्वास। निष्ठा एवं विश्वास,
क्या ऐसा हो रहा है कि हम ज़्यादा विश्वास लोगों पर करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है कि मुँह में राम बगल में छुरी वाला लोग व्यवहार करते हैं? ऐसी निष्ठा हमारी लोगों के प्रति हो गई है, या विश्वास हम रखते हैं अपने मित्रवत या परिवार में या समाज में या व्यवहारिक में जितने भी लोग हैं, क्या हम ऐसा विश्वास करते हैं कि लोगों की धारणाएं ही बदल गई है और लोग करते कुछ और दिखावा कुछ और करते हैं? निष्ठा और विश्वास का भी लगभग 20% ही सत्य माना जाएगा। ज़्यादा टाइटल ये भी समझ में नहीं आता है। मतलब इसका यह है, सार्वजनिक जीवन के भी बारे में बात हो रही है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में मुद्दा ये निकल करके नहीं आ रहा। जो मुद्दे पर यह निबंध कहा गया है उससे सार्वजनिक जीवन कहने से हल नहीं होगा। यह देखिए कि शीर्षक का मतलब है कि उसका प्रतिनिधित्व वह शब्द कर सके जिसके बारे में पूरा अनुच्छेद दिया गया है। अब पूरे अनुच्छेद को सार्वजनिक जीवन कहने से सार्वजनिक जीवन में पाखंड विखंड का क्या मतलब है? सार्वजनिक जीवन में तो और कुछ भी हो सकती है, इसलिए यह भी शब्द प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा? पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। यह इसलिए नहीं है कि ये व्यवहारिक में सही है, नो, इसके हिसाब से सही है। आधुनिक जीवन का सत्य कुछ और भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं पाखंड ही आधुनिक जीवन का सत्य है। लेकिन अकॉर्डिंग टू हमको क्या करना है? हम अपने हिसाब दिमाग नहीं लगाएंगे, हमको इसके हिसाब से चलना है। हमने पहले बताया कि हम केवल और केवल पूरे पैराग्राफ के हिसाब से अपने प्रश्न का जवाब देंगे, न कि व्यवहारिकता के हिसाब से, हमारे ज्ञान के हिसाब से उसका मूल्यांकन होगा। हमारे ज्ञान में कुछ और भी कारण हो सकता है, लेकिन हम उसका प्रयोग वहां नहीं करेंगे। हमारा प्रयोग क्या है? सीधा पूरे पैराग्राफ में किसके बारे में, कौन सी मुद्दे पे बात हो रही है, उस मुद्दे का शीर्षक क्या होगा, ये क्या करता है। हमको अपने हिसाब से, आपके हिसाब से भी कुछ और हो सकता है। अभी हम विचार करें तो तमाम लोगों की धारणाएं अलग अलग होंगी इसके बारे में, लेकिन वहां पर हमको अपनी धारणा नहीं रखनी है, बल्कि यह अनुच्छेद क्या कहता है उसके बारे में हमको सोचना है। तो इसमें हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखे तो एक दूसरे की छल करने की कला का खुलकर उपयोग हो रहा है, ये चीज लाइन कर रही है। तो इसका मतलब पाखंडपूर्ण जो जीवन है यही आज के डेट में दिखाई दे रहा है। यह इसका शीर्षक उचित प्रतीत होता है। हम 100% की गारंटी इसमें भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है ना, फैक्ट नहीं है। हो सकता है कि हम ये समझ रहे हैं और जो पेपर सेट किया होगा वो कुछ और समझ रहा है, उसके हिसाब से कोई और हो सकता है वो सी मान रहा हो सही। लेकिन हम क्या करेंगे कि 90% ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये बात सत्य होगा। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, मतलब कर रहे हैं, ये प्रश्न है कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन है पूरी निष्ठा से, दूसरा है आवश्यकता अनुसार, तीसरा है खुलकर और चौथा है सरलता से। इस प्रश्न का जवाब आपके इस अनुच्छेद में दिया गया है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। देखो कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आपको देखा और तुरंत आप यहाँ पर लगा देंगे टिक, और वह सही भी होता है। यहाँ पर एक लाइन में सीधा आया है कि हम एक दूसरे के को छलने की कला का खुलकर उपयोग कर रहे हैं, सीधा लाइन लिया गया है। और यहाँ पर ऑप्शन आया है कि हम छलने की कला का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो किस प्रकार कर रहे हैं? पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। किस प्रकार कर रहे हैं? फिर आवश्यकता अनुसार कर रहे हैं, जैसी भाई जरूरत है उस हिसाब से छल कर रहे हैं क्या? भाई हम अपने आवश्यकता के अनुसार किसी से छल कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, पूरी निष्ठा से छल कर रहे हैं। तीसरी चीज, सरलता से कर रहे हैं। और चौथा, खुलकर कर रहे हैं। अब ऑप्शन आपने पढ़ लिया, अब आप अगर अपना ज्ञान लगाएंगे तब उत्तर गलत कर देंगे। आप अनुच्छेद को पढ़िए, पैराग्राफ में सीधा लिखा हुआ है कि आजकल हम एक दूसरे को छलने की कला का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? खुलकर। इसमें ऑप्शन यही सही है, क्योंकि इसमें लिखा है कि हम छलने को
छलने की कला का खुलकर उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ पर कह रहा है छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर सीधा लिखा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि छलने की कला का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। तो लिखा है कि हम छलने की कला का खुलकर उपयोग कर रहे हैं, लाइन में लिखा हुआ है, इसलिए आपने अगर उसको अंडरलाइन कर लिया उसका जवाब वहां पर रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया? हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, ये प्रश्न है। इसका जवाब इसमें दिया गया है निष्ठा और विश्वास को, दूसरा है पाखंड और दिखावे को, तीसरा है भाषा को, और चौथा है सरलता को। पाखंड और दिखावे, इसमें इसका भी उल्लेख है। ये भी आप इसका जवाब तुरंत यहां पर ढूंढ लेंगे, पाखंड और दिखावे को। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? यह जानते हुए कि जो मैं कर रहा हूं गलत है, फिर भी हम निष्ठा अपना दिखाते हैं। क्यों? असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, दूसरे को छलना चाहते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला। आपके हिसाब से लास्ट वाला हो सकता है, किसी बच्चे के अनुसार दूसरा कुछ हो सकता है। 100% तो कोई गारंटी नहीं देगा ना इसमें। अनुच्छेद के हिसाब से ही आपको उत्तर देना है। अपना ज्ञान यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा नीति शास्त्र पढ़े हैं और समाज में लोग टहलते घूमते हैं, देख रहा हूँ समाज का वास्तविक दशा क्या है, यहाँ पर इसका उपयोग नहीं करना है। आपको ये सारांश क्या करता है, मतलब ये कहानी क्या करता है, गद्यखंड क्या कर रहा है, इस गद्यांश को देख करके उत्तर देना है। तो गद्यांश में यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। अब इसमें ऑप्शन है कि सत्य असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, दूसरा दूसरे को छलना चाहते हैं, तीसरा हम दिखावा करना चाहते हैं, और चौथा पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अंग बन गया है, इसलिए करते हैं। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर रखा है। इसमें लिखा है हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम ये जानते हैं कि यह बात गलत है, लेकिन फिर भी हम इस निष्ठा और विश्वास के साथ उसके साथ यह बात कहते हैं जैसे लगता है कि वह हमारे लिए 100% वही सत्य है। यही विकल्प यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर दिया गया है कि असत्य को हम सत्य में बदलना चाहते हैं। यह जानते हैं, लिखा ना, हम ये जानते हैं कि बात गलत है, फिर भी हम दिखावा के लिए करेंगे कि हमारी जो बात है वो 100% सही है। यही बात यहाँ पर भी कह रहा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। कह रहे हैं कि असत्य को हम सत्य को साबित करना चाहते हैं, और इतना निष्ठा और विश्वास दिखाएंगे ताकि सुनने वाले को भी यह विश्वास होगा कि जो बात बोल रहा है ये सही बोल रहा है। कभी कभी जो छल कपट वाले होते हैं वो इस हिसाब से नहीं बात करते हैं कि आप संदेह कर लेगा, आप विश्वास कर लेते हैं और वह आपके साथ बहुत बढ़िया छल करता है। केवल विश्वास के नाते वह इतनी निष्ठा पूर्वक आपसे बात करेगा कि आपको लगेगा जो कह रहा है वो तो सही कह रहा है। भाई छल कपट समाज में जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि आप उसकी निष्ठा और विश्वास पर विश्वास कर लेते हैं। और उदाहरण में पता लगता है कि ये तो धोखेबाज निकला, ये तो गलत निकला, और हमसे तो बड़ी गलती हो गई, हमने विश्वास कर लिया। विश्वास करना भी सब पे विश्वास 100% नहीं करना चाहिए। अब सही नहीं करना चाहिए, वही उसका ये उसी संबंधित पूरा गद्यांश ही है कि समाज में जो चल रहा है वो एक प्रकार से नजरिया देना चाहता है लेखक कि समाज में ये सारी चीजें चल रही हैं, लोगों को थोड़ा सा ज्यादा निष्ठा और विश्वास समझ करके करना चाहिए। ये पीसीएस में प्रश्न ये आया था गद्यांश अंतिम पैसे, और हमें लगता है कि ये आराम से आप लोग सही कर लेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं।
इसमें देखिए भाई, मैं तो 16 कह रहा था, इसमें सीधा 20 प्रश्न आया है। 20 प्रश्न केवल हिंदी के हैं और 20 प्रश्न आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं सीसेट को पास करने के लिए। और ये जाहिर सी बात, इसका काउंटिंग तो होता नहीं, केवल ये देखा क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग आप कर लेगा। इसके लिए 20 प्रश्न आपके यहाँ रखे हुए हैं और 20 प्रश्न आपने सही कर लिया, बाकी कुछ रीजनिंग हल कर लिया तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। इसमें भी देखिए कल चर्चा चल रही थी वर्तनी का, वर्तनी भी इसमें से वो आया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। आप लोग तो कक्षा 6, 7, 8 से पढ़ते हुए, 9 और 10 में पढ़ते हुए आए होंगे कि अनेक शब्द होते हैं, उसका एक शब्द बनता है। और वो एक शब्द जो होता है उसमें बहुत है, खैर संख्या बहुत है, कितना रखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनको आपको देख लेना चाहिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, इसमें भी वही आया है। पर्यायवाची आया है, वर्तनी आया है, तद्भव और तत्सम आया है, क्रिया से आया है प्रश्न, पश्चिमी हिंदी से आया है, मतलब भाषा से आया है कि बोलियां और भाषा क्या होता है। तद्भव शब्द के और आए हैं, अभिसारी शब्द आया है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जैसे मैंने बताया कि इससे भी प्रश्न आते हैं। अनेकार्थी शब्द आया है। तद्भव तत्सम के इसमें 4 प्रश्न आए हैं, पूरे 20 में से 4 प्रश्न केवल तद्भव और तत्सम से आए। संधि विच्छेद आया है, वर्णों का उच्चारण स्थान आया है, मतलब स्वर और व्यंजन आप जानते हैं और सबके उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं, और उसमें भी वर्णों के उच्चारण स्वरों के हिसाब से और व्यंजन के हिसाब से अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान घोष की दृष्टि से, अघोष की दृष्टि से, अल्प प्राण की दृष्टि से, महाप्राण की दृष्टि से, ये सारे जो एक चार्ट है, ये चार्ट के हिसाब से अगर आप पूरी तरह से पढ़ लें तो हमको लगता है किसी भी परीक्षा में इनसे आपका 5 प्रश्न, 6 प्रश्न, 7 प्रश्न आता है। ये तो मान लीजिए कि कम था, लिमिटेड है कि 20 प्रश्न देना तो हिंदी से और क्या देंगे, लेकिन कम से कम अगर और कोई आप हिंदी स्पेशल एग्जाम देते हैं जिसमें स्पेशल हिंदी हो तो इनसे कम से कम 6-7 प्रश्न मान चलिए केवल वर्णमाला से। और वर्णमाला छोटे लेवल की चीज है, लेकिन लास्ट यमय तक आदमी पढ़ता रहता है। इसमें आया है कि निम्न में से तालव्य वर्ण कौन है, बहुत लोगों को पता होगा। मुहावरा आया है, ये 20 प्रश्न इसमें आए हैं और 5 प्रश्न आपके गद्यांश से, अनसीन पैसेज से आए। तो ये आपका इसी सेट का पेपर है, एक आध और हल करते हैं इसको, चाहे ये अनुच्छेद अपना व्हाट्सएप फोटो से भेज देना, सब लोग देख लेंगे। उसका उत्तर, उसका समस्या का समाधान हो गया है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। एक आध 2 अनुच्छेद और देखते हैं। और अनुच्छेद हल करा दें, और नहीं तो कहो उनको वर्णमाला का पूरा चार्ट ही बता दें। है तो हिंदी का ही लेबर, ये घंटी तो हिंदी का ही है, हिंदी में आपको पढ़ना है, सीसेट की तैयारी करनी है। तो यदि आप लोगों की ज़रूरत हो, इच्छा हो, नहीं तो एक आध हल कराएं, अनुच्छेद हल कराएं, और नहीं तो कहिए पूरा वर्णमाला का पूरा चार्ट आपको बना के दे। वर्णमाला सब लोग चाहते हो ना, नहीं तो हमारे पास कंप्रेहेंशन के 2-3 मॉडल पेपर हैं, उसको हल करके चर्चा किया जाए। वर्णमाला पढ़ा दे पूरा, सब लोगों की इच्छा है ना। अरे पीछे ढेर लड़के लटक करके पढ़ रहे हो, चलो तुमको वर्णमाला पढ़ा देते हैं। कंप्रेहेंशन का एक उदाहरण भी हो गया, जो रूल थे उसको आपने देख लिया।
वर्णमाला तो सबको पता होगा कि 52 वर्ण होते हैं, उसको लिख दें या लिख दें? लिख दें, हाँ ठीक, लिख दो। दो चीज पहले जान लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? और अगर हम ध्वनि लिख दें तो, अगर मैं ध्वनि लिख दूं तो गलत है क्या? तब वर्ण सही है या दोनों सही है? दोनों सही, बिल्कुल। लेकिन दोनों क्यों सही है? वर्णों से ध्वनि बनती है। हाँ, ये आओ सटीक आओ ना पूरा। हम जो बोल रहे हैं, हम का बोले तो ध्वनि निकला ना, तो ध्वनि है। लेकिन का को अगर लिखित रूप दे दिया जाए तब का कैसे होता है, ये वर्ण कहलाएगा। और इसी को क्या कहते हैं? अक्षर। तो ये चीज आप जानते हैं, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा, अक्षर दिया होगा, वर्ण दिया होगा, वाक्य दे देगा, शब्द दे देगा, पद दे देगा। तो आपको ये जानना है कि वर्ण ही सबसे छोटी इकाई है। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? मतलब पूरा लिख देंगे तब बोलोगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक, वर्ण ही सार्थक क्रम में रखे होंगे, क्रमबद्ध जिसको कहते हैं, क्रमबद्ध तरीके से। लिख लीजिए पूरा वर्ण।
यही वर्णमाला है। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 35। कहीं कहीं 39 मिलता है, कहीं कहीं 42 मिलता है। किताब के चक्कर में मत पड़ो। फैक्ट है कि स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ ही व्यंजन होते हैं। बाकी संयुक्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है, अनुस्वार और विसर्ग अलग अलग है, न तो स्वर है न व्यंजन है। इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्यों कहा जाता है? न तो ये स्वर के साथ जुड़ते हैं, न तो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये दोनों के साथ में रहेंगे तो इनका वैल्यू है। नहीं तो कोई अंग से शुरू होने वाला कोई शब्द हो तो बताइए जो केवल बिंदी से शुरू हो रहा हो, नहीं होता। न तो विसर्ग से ही कोई शुरू होता है। ये क्या होता है? अ के साथ जुड़ेगा तो अंग बन जाएगा और अंगूर लिखा जा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं अयोगवाह। ये दोनों को अनुस्वार और विसर्ग क्या होता है? अयोगवाह। अब आता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण कहां से होता है? मुंह के किस भाग से इनका उच्चारण होता है? इतने वर्णों का उसको लिख लीजिए, उच्चारण स्थान में लिख लीजिए। पेपर में आपके किसी भी हिंदी के एग्जाम में यदि वर्णमाला से प्रश्न आता है तो स्वरों की संख्या यही है, व्यंजन की संख्या यही है, द्विगुण की संख्या वही है, अंतस्थ वही है, ऊष्म वही है। सारी संख्या यहाँ पर दिया गया है और वही संख्या एकदम फैक्ट है। उसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। टोटल वर्णों की संख्या 52 होगी। टोटल वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो 52 है। लेकिन अगर कहा जाए कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और वही दोनों जोड़ करके अगर 52 करने का प्रयास करेंगे तो 33 से 11 कितना होगा? 44 ही होगा। स्वर और व्यंजन के योग को ही पूरा वर्णमाला बोल देते हैं और वो कितना होगा? फिर 33 और 11 ही होगा, तो 44 ही आएगा। लेकिन टोटल कितने वर्णों की संख्या है? 52। तो 52 ही आप जानते रहिएगा। बाकी और जो वर्ण है उनका भी योगदान वर्णों में होता है। उच्चारण स्थान देख लीजिए। एक संस्कृत में जो इसमें स्टूडेंट संस्कृत के होंगे और प्रधान कौमुदी में पढ़े होंगे, संज्ञा प्रकरण में, संधि प्रकरण में सब पढ़े होंगे, उसमें उच्चारण स्थान दिया होगा संस्कृत में। और उसका एक सूत्र है, उस सूत्र को याद कर लें, अगर रट डालें तो आपको फिर उच्चारण स्थान कभी भविष्य में गलती होगी ही नहीं। और आराम से आप किसी भी वर्ण को पूछ ले, वो आप उच्चारण बता देंगे किसका उच्चारण कहाँ से। अगर हम ये कहें कि क ख ग ये सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है तो ये तो रटने वाली बात हो गई। आप किताब में भी देख लेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे? 2 बार 3 बार रटेंगे, चौथी बार भूल जाएगा। तो भूलने न पाए इसलिए सूत्र के हिसाब से पढ़ रहे। तो सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र ये है इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है जो यहां पर हमने लिखा है। कंठ इतने उच्चारण स्थान है। अब इसको स्पष्ट कर देते हैं कौन कौन से वर्ण इसमें आ रहे हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है अ माने आ दोनों, ये मान के चलिए। जहां पर ई का बात आएगा तो वहां ई दोनों आएंगे, ऊ का बात आएगा तो वहां पर दोनों ऊ आएंगे, ठीक है ना। तो अ माने अ और आ, ऊ माने कवर्ग, कवर्ग का मतलब ये 5 आ गए।
इसको कहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये 5 वर्ग में बटे होते हैं। ये पांचों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्गों में बटे हुए हैं और स्पर्श से इसका उच्चारण होता है। और इनका नाम है टू 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 और टू, मतलब क च ट त प। संस्कृत में इसको कू चू टू टू कहा जाता है क्योंकि अकू है, कू आ गया तो कू के नाते उसको कू वर्ग में ले लिया जाता है। कू का मतलब क वर्ग। तो यहाँ क वर्ग का मतलब होता है क ख ग घ ङ। क वर्ग मतलब क ख ग घ और ङ। ठीक, इतने आ गए। विसर्ग, विसर्जन ये लिखा है तो विसर्ग, इतने का उच्चारण स्थान कंठ है। आ और सॉरी को ह भी है और ह। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगर इतने वर्णों में से कोई भी पेपर में आता है कि इसका उच्चारण क्या होगा तो आपका जवाब केवल कंठ होगा, उसमें और कुछ जोड़ना घटाना नहीं। अब इसको करना क्या है, इतना ही रटना है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इतना ही पढ़ना है। 4 बार रट डालो और उसके बाद आप ऑटोमेटिक याद रहेगा कि अकुह विसर्जनीय मतलब आ कवर, कु माने कवर, और विसर्ग, यही तो लिखा है इसमें। और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दूसरा ई चू य सा नाम तालु, ईचू या साराम तालु। जब यहाँ पर क्या आ गया, ई च वर्ग, च वर्ग माने च छ ज झ और य और बड़ा स का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ताल माने तालव्य। अब ई माने यहाँ लिखा है ई माने दोनों ई। मैंने बताया कि अगर अ है तो दोनों अ, ई है तो दोनों है। च वर्ग पूरा हो गया। यहाँ पर लिखा है, सब एक एक लिखा है, च य और स। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालव्य होता है। अगला री, री टू र सा नाम। री माने री, ट वर्ग, र और स, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूंधा।
ये है पूरे वर्णों का उच्चारण स्थान। इसमें कोई समझ में ना आया तो बताइए। अ आ का वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। ई च वर्ग च छ ज य और स का उच्चारण स्थान तालव्य है। री ट वर्ग का मतलब पांचों। र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। री ट वर्ग ल और स इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। उ और पूरे पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए और ऐ का कंठताल दोनों मिलकर के बोला जाता है। ए जो होता है ए है दोनों से मिलकर के बोला जाता है, तो इसका नाम कंठताल है। ओ और औ का कंठोष्ठ है। व का केवल दंतोष्ठ है। और ये पंचमाक्षर, इसको कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका है। अब आप प्रश्न करेंगे कि न यहां भी है और यहां इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये न यहां भी है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। यहां पर यह है, इसका उच्चारण स्थान तालव्य है, लेकिन यहां भी यह है और इसका उच्चारण स्थान नासिका है। मतलब हर वर्गों के जो पांचों अक्षर ये वाले हैं, ये पांच, इसी को कहते हैं पंचमाक्षर। इनका उच्चारण स्थान अपने वर्गों के हिसाब से तो है। जैसे इसका पूरा कंठ है तो यहां पर ये भी आ गया, उसमें इसका भी उच्चारण स्थान कंठ हो गया, लेकिन इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है। इसीलिए यहां पर सूत्र में क्या क्या है? च यमना नाम नासिका च, इनके उच्चारण स्थान नासिका भी है। कंठ होने के साथ साथ नासिका भी है। प्रश्न में अगर आ गया कि य का उच्चारण स्थान क्या है, तो अपने वर्ग के हिसाब से तो उसका उच्चारण स्थान तालव्य है, लेकिन नासिका भी है। अगर दोनों विकल्प में होता है, दोनों विकल्प में तो पहली बात होगा नहीं कि तालव्य और नासिका दोनों विकल्प में दे दे और य का उच्चारण स्थान पूछ ले। दोनों विकल्प में नहीं होगा। अगर दोनों होगा तो आप आराम से नासिका लगाइए, क्योंकि सूत्र कहता है कि उसका अपने वर्गों में तो उच्चारण स्थान उसका वो है, लेकिन नासिका भी है, क्योंकि ये नासिक के व्यंजन कहे जाते हैं। उच्चारण स्थान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पीछे लिख लिए, समझ में आया? जो समझाया गया समझ में आ गया उच्चारण स्थान। अब इसको ऐसे समझना नहीं है, इसको रट डालना है। अगर इस चीज को आप रट लिए तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान आ जाए। और इनमें से तय है कि 2-3 प्रश्न आ ही जाते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों का उच्चारण स्थान पूछ लेता है। आपको पीसीएस में भी देखो आया हुआ है कि तालव्य वर्ण में कौन कौन है। वर्णों के 2 पार्ट हैं। उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान, इसी में वर्ण डिवाइड है। उच्चारण स्थान आपने देख लिया, हर वर्णों के उच्चारण स्थान आपने देख लिया। अब हमको प्रयत्न स्थान देखना है। प्रयत्न स्थान के हिसाब से अब इसको मिटाना पड़ेगा। मिटाना है, हो गया है सबका। प्रयत्न स्थान के 2 पार्ट, आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। दो प्रकार से प्रयत्न के आधार पर वर्णों का उच्चारण होता है।
अभ्यंतर प्रयत्न के 7 पार्ट हैं। पूरे वर्णों को 7 पार्टों में बांट दिया जाता है और बाह्य प्रयत्न के मुझे टाइम 5 मिनट है, 5 मिनट में हो जाएगा। आपका क्लास जो अपना चलता तुरंत चल जाता है क्या? पानी वानी तो आप लोग पिएंगे, आपको पता है। आप आधे घंटे से यहाँ 1 घंटे 1.5 घंटे से बैठे हैं, पानी तो पीना तो हावी है। लेकिन सोच रहा हूँ ये पूरा होगा या नहीं होगा, मैटर बड़ा है। ये प्रयत्न माने कंफ्यूजन तो नहीं है, प्रयत्न माने श्वास होता है। बाह्य श्वास, आंतरिक श्वास। आंतरिक श्वास के हिसाब से व्यंजन पूरे 7 पार्टों में बढ़ जाते हैं। स्पर्श, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। बाह्य प्रयत्न में बाहरी श्वास से क्या होता है कि 2 प्रकार से बढ़ जाते हैं, एक तो नाद की दृष्टि से और दूसरा वायु की दृष्टि से। नाद की दृष्टि के भी 2 भेद हैं, एक अघोष है, एक घोष है। और वायु प्रक्षेप के हिसाब से अल्प प्राण और महाप्राण। वायु प्राण माने प्राण वायु। किस वर्ण को बोलने से अल्प माने थोड़ी वायु निकलती है मुंह से, और किससे ज्यादा निकलती है उसको अल्प और महाप्राण कहते हैं। घोष और अघोष का मतलब होता है घर्षण। स्वर या वर्ण बोलने से मुख जो स्वर तंत्रियां हैं अगर झंकृत हो रही हैं तो नाद माने झंकृत होना और न होना। अगर जिससे नहीं हो रही तो वह घोष वर्ण आएगा, और जिससे हो रही है उसको घोष वर्ण कहा जाता है या सघोष कहा जाता है। इसको अल्प प्राण महाप्राण। जिस वर्ण को बोलने से मुख से ज्यादा श्वास निकलता है वो महाप्राण, जिस वर्ण को बोलने से श्वास कम निकलता है उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग और न, ये अल्प प्राण है। ख और घ बोल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, वही होगा। ख और घ महाप्राण है, इसको बोलने से श्वास ज्यादा निकलता है। मतलब देखा जाए कि पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण होते हैं और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। ऐसे ही घोष और घोष का है डिवाइडेशन। लेकिन अब टाइम एकदम खत्म हो गया, टाइम ओवर है, इसलिए ये पूरा यहाँ पर बचा हुआ है। ये चीज़ कभी फिर अवसर मिल गया तो इसके पूरे वर्णों को ला करके यहाँ पर हम चेक कर देंगे, आपका पूरा वर्णमाला क्लियर हो जाएगा। अभी रुके रहिए 2 मिनट।
तो इसमें शुद्ध वर्ण पूछा है, वो भी हम थोड़ा सा आप लोगों के अंदर चर्चा कर लें। अभी इसका चर्चा हुआ नहीं, पेपर में कुछ और वर्ण आए हैं। इसमें लिखा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठ शब्द दिया गया है। अब इसको 4 प्रकार से लिखा हुआ है। अब 4 प्रकारों में से कहिए तो हम लिख दें यहाँ पर। इसमें कौन सा सही है? सेकंड सही है गलत? सभी लोग मानते हैं इसको? पीसीएस में पूछा गया है कि सही कैसा लिखा जाएगा, सही कैसे लिखा जाएगा? लब्ध प्रतिष्ठ। सेकंड वाला, सेकंड वाला सही है। लब्ध प्रतिष्ठ। हालत संबंधी 4 वर्ण दिए गए हैं। इसमें एक हलंत ज्यादा लगा है, मतलब किसमें नहीं लगना चाहिए था उसमें भी लगा दिया गया है। बाकी सब में लगता है, परिषद में भी लगता है, लगता है। कहाँ लगा है दिखाओ। कहाँ लगता बताओ तो हमको, कहीं लिखा हो तो बताओ। किसमें हलंत ज्यादा लगा हुआ है? किन शब्द से? जहां लगना नहीं चाहिए। सम्राटी है, परिषद सही है। कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तुम्हारा। हाँ ठीक है, यहाँ नहीं लगता, बाकी सब ठीक है। जो पढ़े हो उसको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। अगर कोई कह दे कि नहीं तुम कहाँ पढ़े हो, अब भाई पढ़े हैं, हमको ये सही लग रहा बात करता। अब तुमको जो मानना हो मानो, हमको तो यही लगता है सही। और वर्तनी देख लो, समझ लो, एक आध बार लिख लो, कभी गलती नहीं होती है वर्तनी। अब हमारे एग्जाम में आना तय है तो सब अवसुत वर्णों की संख्या 50-60 ज़्यादा नहीं होगी। देखा जाए तो कठिन वर्ण होते जो कथा परीक्षाओं में घूमते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं वो। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने कोई नया शब्द कर लिया है और वो ला करके एग्जाम में पूछेगा, नहीं, वही शब्द घूम फिर करके पेपर उठाते हैं पुराना और उसमें से कठिन वर्णों को रखते हैं वर्तनी वाले। तो इसलिए उससे 50-60 में अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना लें, एक चार्ट बना लें, उसमें वर्तनी को लिख डालें और उसको 2-3 बार देख लें सही कैसे होता है, बस कभी गलती नहीं होगी।